नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विशेष चर्चा में और ये है प्री बजट सीरीज। बजट के ठीक पहले अलग अलग क्षेत्रों की क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, उस पर हम चर्चा करते हैं। और देश का बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रूपरेखा भी तय करता है। और बजट 2025 में शिक्षा का और रोजगार को लेकर के क्या है सरकार का रोड मैप, वो आपको बताएंगे। और कितनी मजबूत है युवाओं के सपनों की नींव, आज हम चर्चा इसी पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ अगले वर्ष यानी 2026-27 के बजट में किस तरह से फोकस होने जा रहा है रोजगार और शिक्षा पर, बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। आपसे परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ये खास जो प्रोग्राम है वो किस तरह से हमारा फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। तो विकसित भारत का आधार शिक्षा और रोजगार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसको लेकर के बजट से उम्मीदों पर आज हम चर्चा करेंगे। और 1 फरवरी को पेश होने वाला इस आम बजट से पहले देश के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं सरकार से प्री बजट चर्चा की। उन्होंने अपील की है कि आगामी बजट में रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को मजबूती दिया जाए, बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार किए जाए, उसकी भी रोड मैप उन्होंने पेश करने की जरूरत बताई। यह भी कहना था कि मजबूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद आम आदमी तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, निवेश और वित्तीय समावेशन पर फोकस जरूरी है। रोजगार से जुड़ी योजनाओं, खासतौर पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बजट में आवंटन बढ़ सकता है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और उसके बाद आपको चर्चा पर ले चलें। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हर वर्ग की ही तरह युवाओं की भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। विकसित भारत के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में रोजगार सृजन पर मुख्य फोकस रह सकता है। आंकड़ों के मुताबिक शहरी बेरोजगारी दर 6.7% और युवा बेरोजगारी दर 14.8% पर है, जो अब भी बड़ी चुनौती है। सरकार का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां मिल सकें। बजट 2025-26 में युवाओं को फोकस करते हुए 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी। आईआईटी में क्षमता विस्तार को भी मंजूरी दी गई थी। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक सहयोग के लिए नए सेंटर्स को भी मंजूरी मिली और सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय बजट ने अगले 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया, जिसमें शामिल है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। युवाओं में स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए। बजट में एंजल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया और 2030 तक रजिस्टर होने वाले स्टार्टअप्स को भी आयकर में छूट का लाभ देने की घोषणा की गई। डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रोत्साहन की उम्मीद जताई जा रही है। बेरोजगारी दर के उतार चढ़ाव के बीच असली चुनौती लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना है। भारत में ये फिलहाल 56% पर है, जिससे चीन के 65% के स्तर तक ले जाने की जरूरत है। इसके लिए बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने और स्किल इंडिया के तहत नए स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा आवंटन होने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स को प्रोत्साहित किए जाने की उम्मीद है, जिससे किसान न केवल अन्नदाता बल्कि उद्यमी भी बन सकें। वित्त मंत्री महिला उद्यमियों और SC/ST वर्ग के उद्यमियों को राहत देने के लिए पहले से चली आ रही मुद्रा योजना जैसी रियायती लोन की सुविधाओं को और भी विस्तार दे सकती हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की अहम भूमिका होगी, जो देश की कुल आबादी का 65% है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हो सकती है और विश्व स्तर पर शिक्षा और मानव पूंजी की क्षमता निर्माण के लिए और अधिक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। पिछले साल शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटन किया गया, जो वर्ष 2024-25 के मुकाबले करीब 6.2% अधिक था। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए 78,572 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया था, जबकि उच्च शिक्षा के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। इस बार उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए पिछले साल के मुकाबले 6 से 8% तक बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए इसमें कौशल, वोकेशनल एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों को पर्याप्त आवंटन की उम्मीद है।
इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक AI के उपयोग पर काफी जोर रहेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान खोलने और सकल नामांकन अनुपात यानी GER को बढ़ाने पर जोर रहेगा। स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अधिक निवेश बजट में हो सकता है, ताकि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के छात्रों को भी इसका फायदा मिल सके। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक बड़े और साहसिक निवेश देखने को मिलेंगे, जो रोजगार आधारित विकास को गति देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की बात कही गई है, जो गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप आगामी बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, दो सेक्टर्स को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, अध्यक्ष NEP 2020 शिक्षा समिति, शिक्षा मंत्रालय, बहुत ही बड़ा चेहरा। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, खासतौर पर इस प्री बजट प्रोग्राम में। और जगदीश मित्रा जी, जो कि CEO हैं ह्यूमन आइज टेक का .ai और बोर्ड मेंबर हैं NSDC, जो कि स्किल डेवलपमेंट की एक तरह से रीढ़ कही जा सकती है इस देश में। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। हम लगातार बात करते हैं विकसित भारत की, और ये कहा जाता है कि अगर बुनियाद कही जाए एजुकेशन ही होती है। किस तरह से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे बड़े बड़े कदम देख रहे हैं। बजट, जब ये केंद्र का बजट है, हम जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट है, किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और क्या वाकई फोकस आप देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पे, स्किल डेवलपमेंट पर बढ़ने जा रहा है इस बजट में? देखिए, जब भी बजट तैयार होता है उस समय लोगों ने प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कितना एलोकेशन होगा, लेकिन मुझको लगता है कि ऐसा स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है, उचित नहीं लगता है मुझको, इसलिए कि गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक व्यू लेता है और गवर्नमेंट का कैसा बैलेंस करना, वेलफेयर स्कीम्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, नेशनल सिक्योरिटी भी है और फिस्कल प्रूडेंस भी देखना है, ये सब देख के एलोकेशन करता है। लेकिन आप पिछले 3-4 सालों से आप देखें तो एजुकेशन सेक्टर में जो एलोकेशन हो रहा है ये तो आगे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। और जब भी बजट का अनाउंसमेंट होता है, लोगों ने देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कितना एलोकेशन हुआ, वो सिर्फ उसी फिगर पे जाते हैं। हाँ, लेकिन देखिए मिनिस्ट्री का एजुकेशन के अलावा बहुत मिनिस्ट्री के पास भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, जैसा डिफेंस हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, ट्रेड हो। ये सब मिलके आप देखें तो allocation for education, skill development and research, it is on the rise from year to year. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले उदाहरण आप देखें तो स्कूल एजुकेशन में लार्जेस्ट शेयर मिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। पिछले साल 2024-25 में स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी रिसीव्ड 73,000 crores और इन 2025-26 में 78,572 crores मिला। और सिमिलरली अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में दो होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल हायर एजुकेशन के देखें तो 2025-28 में 50,000 करोड़ मिला और 2000 इसमें क्या होता है, कुछ शेयर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जाता है 16,000 आसपास और कुछ शेयर IITs को जाता है 11,000 आसपास। मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि स्कूल एजुकेशन में बहुत अच्छी स्कीम्स है हमारा बच्चों के लिए स्कूल सिस्टम में जो है, जैसा समग्र शिक्षा, ये समग्र शिक्षा स्कीम ने 2025 में 41,000
250 करोड़ एलोकेशन किया। और बहुत अच्छी स्कीम है, इसको कहते हैं हम पीएम पोषण। पीएम पोषण से स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल लर्निंग के लिए, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली रूरल चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सोशली और एकेडमिकली वीकर सेक्शन से जो स्टूडेंट्स आते हैं, ये स्टूडेंट्स में लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए पीएम पोषण भी बहुत मदद करता है। तो हम ऐसा नहीं देखना चाहें कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो दिया, और होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए इसके बारे में, लेकिन हर एक साल ये बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरह से हमने देखा कि बार बार प्रधानमंत्री कई मंच पर ये कह रहे हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, वो भी उसी को भी हम स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च को भी इस पूरे प्रक्रिया के साथ जोड़ सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म, जैसा आपने बोला, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं। जगदीश मित्रा जी, अब हम आते हैं आपके एक्सपर्टीज एरिया पर, जिसको कहा जाता है कि भाई जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप विकसित भारत बना नहीं सकते हैं। ये जो गैप है थियरी एंड प्रैक्टिकल का, उसको किस तरह से जल्दी से इसको ब्रिज किया जाए, बजट इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, और खासतौर पर स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में आप कौन से बड़े रिफॉर्म देख रहे हैं आने वाले दिनों में? पहले तो नमस्कार अजय जी, हमें इस बात पे, इस चर्चा पे बुलाने के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ा जो गैप रह चुका है नौकरी देने में और नौकरी क्रिएट करने में, उसमें स्किल का सबसे बड़ा प्रावधान है। एजुकेशन, जैसे प्रोफेसर ने कहा, उसके बाद स्किलिंग, दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको एक साथ देख पाएंगे तभी नौकरियां बढ़ेगी और हमारी आर्थिक व्यवस्था विकसित भारत की ओर जाएगी। इसमें मैं समझता हूं कि 3-4 क्षेत्रों पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसको और बढ़ोतरी हमारी उम्मीद है कि 2026 की बजट में देखने मिलेगा। एक है, आप सब जानते हैं, जो एक शब्द, एक वर्ड जो सबके नज़रों में है, सबके जहनों में है, वो है एआई। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमको इस देश को तैयार करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास उसके कम से कम पूरे देश की, पूरे पृथ्वी का 25% के आसपास एआई स्किल्ड लोग इस देश में, मैन पावर में है। और उसको अगर हम बढ़ा सकें, और उसको हम बढ़ा सकें, तो हम एक दुनिया में एक बहुत बड़ा, अपना देश में ही नहीं, पृथ्वी में भी एक बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सेकंड है ग्रीन इकोनॉमी, उसके लिए। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट। और मेरे को लगता है सबसे बड़ी जो चीज़ सरकार शायद इस बार करेगी, वो है कि हम स्केल पे ना फोकस करके आउटपुट पे फोकस करें। क्योंकि वो स्केल जो है कि वो कभी कभी नंबर्स पे फोकस हो जाता है, और हम आउटपुट या जो एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस नहीं हो पाता, या स्टार्टअप, हम आगे शायद चर्चा करेंगे कि उन चीज़ों पे फोकस करें। तो हमको लगता है कि जो उनके आधारित, और महिलाओं को हमने ये जो स्केल के और एनएसडीसी की तरफ से हमने ये गुणवत्ता क्षेत्र बनाए हैं या सेंटर्स बनाए हैं, इनको हम टियर 1 से ले जाके टियर 2, टियर 3 सिटीज़ ले जा रहे हैं। और महिलाओं को अगर हम उनमें डालें और उनकी स्किल्स को मौका दें, तो मेरे ख्याल से ये 4-5 चीज़ अगर सरकार बजट में लाएं, तो हमें लगता है कि जो उन्होंने इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एआई ड्रिवन स्कूलिंग की बात हो रही है, लिटरेसी की बात हो रही है, और किस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि बजट भी फ्यूचरिस्टिक ही हो रहा है, और बहुत सारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है इन तमाम क्षेत्रों में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वो भी काफ़ी हेल्प करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये चर्चा जारी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर यानी स्किलिंग और एजुकेशन को लेकर के बजट की उम्मीदों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में और हम चर्चा कर रहे हैं बजट से उम्मीदों की, और उम्मीदों पर आज का जो फोकस है वो है शिक्षा जगत और कौशल विकास। और सौभाग्य से मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान और दोनों ही जगदीश जी, जगदीश कुमार जी, जो कि चेयरमैन हैं रिव्यू कमेटी के NEP 2020 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और जगदीश मित्रा जी जो कि CEO हैं और बोर्ड मेंबर हैं NSTC में, ह्यूमन आईटेक के iTech.ai के CEO हैं। एक बार फिर से आप दोनों लोगों का स्वागत। प्रोफेसर साहब, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा और रिसर्च के बीच में जो गैप है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, ये जो नया फंड है 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो कैसे इंडस्ट्री को, कैसे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे एक साथ आ पाएंगे? क्योंकि लगातार हम पर ये आरोप लगाया जाता रहा है विकसित देशों द्वारा कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम खर्च करते हैं GDP के अनुपात में। नहीं, आप पिछले 10 साल आप देखें तो रिसर्च के ऊपर हम बहुत ध्यान दे रहा है और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, बहुत अलग अलग चैनल्स हैं जिससे हम रिसर्च फंडिंग देते हैं। जैसा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एलोकेशन लास्ट ईयर हुआ 28,508 करोड़, और अभी हमारा देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी हम तैयार किया, और इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि कैसा हम इंडस्ट्री और एकेडमिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को साथ लाके हमारा नेशनल मिशन जो है इसको अचीव करें। तो रिसर्च के बारे में मैं बताना चाहिए तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत फंडिंग देते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस में आजकल प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम प्रमोट कर रहा है। रिसर्च करना, सैटेलाइट्स को तैयार करना, स्पेस लॉन्चिंग को, सैटेलाइट लॉन्चिंग को करना, लॉन्चिंग पैड को तैयार करना, ये एरिया में भी हम रिसर्च फंडिंग कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले सालों में हम हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को 10 गुना बढ़ाना है। इस एरिया में भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने आसपास 21,000 करोड़ फंडिंग दे रहा है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और एग्रीकल्चरल एरिया में इसमें भी ICAR सिस्टम है हमारा, इसमें 10,000 करोड़ का बजट सपोर्ट मिला। और हेल्थ रिसर्च के बारे में भी ICMR का भी बहुत रिसर्च सेंटर्स रिसर्च कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल है आज रिसर्च करना चाहिए तो, लेकिन हम ये भी करना है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारा फैकल्टी को कैसा बेसिक रिसर्च करके बेसिक रिसर्च से अप्लाइड रिसर्च को मूव करना और प्रोटोटाइप्स तैयार करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, इसके बारे में भी हम ट्रेनिंग देना चाहिए हमारा। क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, थियरी हमारी पीछे चलती है, बाजार को कुछ ज़रूरत और होती है, कोई नई तकनीक के साथ प्रोडक्ट जेनजीज को कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है। मार्केट तो थोड़ा जल्दी आगे रहेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैचअप करना पड़ता है। लेकिन हमारा देश में हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी हायर एजुकेशन सिस्टम है। हमारे सिस्टम में आसपास 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और 15 लाख टीचर्स हैं। इस सभी टीचर्स को हम ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नई स्कीम लॉन्च किया, मालवीय मिशन ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा हम हज़ारों टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहा है, और हर एक यूनिवर्सिटीज़ में हम ये भी मैंडेटरी कर दिया और फ्रेमवर्क बना दिया कि R&D सेल्स को बनना है। ये R&D सेल्स हमारा फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करना है, कैसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखे, कैसा फंडिंग को यूज़ करना, फाइनेंशियल मैटर्स क्या होता है, कैसा हमारा PhD स्टूडेंट को ट्रेन करके नया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, इस सभी ट्रेनिंग भी हम दे रहा है। और आगे 1-2 सालों में मुझको लगता है कि हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी बहुत स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करेंगे और नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे। आगे हमारा देश का बहुत अच्छी भविष्य है। जी, चलिए आपने स्टार्टअप की बात की तो एक सवाल मैं जगदीश मित्रा जी आपसे ले लेता हूँ। स्टार्टअप्स के लिए
चूंकि आप स्किलिंग पर देख रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी लार्ज स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए आप कई सारे स्किल सेक्टर काउंसिल्स के जरिए उनको स्किलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और कैसे कैसे और बढ़ावा दिया जाए, डीप टेक, सेमीकंडक्टर जैसी बड़ी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए हम अपने युवाओं को कैसे तैयार कर पाए सर? देखिए अजय जी, स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये दो इस देश की विकसित भारत के क्षमता के लिए सबसे बड़ी स्तंभ है, क्योंकि हम बड़े कंपनियां तो नौकरियां बनाएंगी, लेकिन जब ये छोटी छोटी चीज़ें नौकरियां बनाएंगी तो उसका जो सम होता है जिसको हम ऐड करें तो उसकी जो नौकरियां बनेंगी देश में वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, ना कि बड़ी कंपनियों के सिर्फ। तो इसलिए इन दो स्तंभ को हमें बहुत शक्ति से देखना पड़ेगा और इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप पानी पी लें, फिर मैं जगदीश जी अगर मैं थोड़ा सा ये कर पाऊँ आपसे, क्योंकि आपने कहा कि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा, इंक्यूबेशन की हम बात कर रहे हैं, आईआईटीज़ में, आईएम्स में बहुत सारे आईएससीज़ के बहुत सारे इंक्यूबेशन से बहुत स्टार्टअप्स निकले हैं, लेकिन क्या हम उस कल्चर को और डीपेन कर सकते हैं, रीस्किलिंग पे फोकस कर सकते हैं और वाकई मार्केट रेडी एक कैपेसिटी डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं? अच्छा है आपने आईआईटी, एनआईटी जी ये नाम लिया, लेकिन आप देखें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये स्टार्टअप कल्चर पिकअप हो रहा है। अभी हमारा देश में मोर देन 160,000 स्टार्टअप कंपनीज हैं, लेकिन आप देखें तो मोर देन 70% ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज ये टीयर 2, टीयर 3 ऑलमोस्ट सारे जिलों से हमें स्टार्टअप्स मिल रहे हैं। और स्टूडेंट्स को भी देखें तो ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी सिस्टम से बहुत लोग आगे आ रहा है। लेकिन इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूजीसी प्रयास कर रहा है ये पीएचडी प्रोग्राम को भी रिफॉर्म करना चाहिए। हम बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है, जब भी हम स्टूडेंट्स को लेते हैं, ये स्टूडेंट एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे और एक दो पब्लिकेशन करेंगे जर्नल्स में और एक पीएचडी हो गया। अब हम बता रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को भी कि आप जो स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे पीएचडी प्रोग्राम्स में, इनको हमारा नेशनल मिशन से कैसे लिंक किया जाए, अप्लाइड रिसर्च कैसे करें, सेमीकंडक्टर मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, एआई मिशन हो, जो भी मिशन हो, हमारा नेशनल मिशंस को आप इनको लिंक कीजिए और सिर्फ पेपर पब्लिकेशंस के ऊपर फोकस नहीं रखना। कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ प्रोटोटाइप डेवलप किया, कुछ स्टार्टअप एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कुछ आइडियाज आगे लाया, इसको भी आप एवेल्युएट करके पीएचडी डिग्रीज दे सकते हैं। ऐसा हम बहुत रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन में पिछले 2-3 सालों में हम शुरू किया। ये आगे समय में जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका रिजल्ट आप देखेंगे। मित्रा जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए और साथ ही साथ एआई, चूंकि आप एआई पे भी काम कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा अगर आप लिंक करके कर पाएं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो डीप टेक फंडिंग पे देखिए, हमने जैसे प्रोफेसर ने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप बने हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसको हम यूनिकॉर्न की तरह कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अपना बिजनेस को बढ़ावा दिया है और लोगों की सहायता की है। लेकिन हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये डीप टेक वाले कंपनीज कितने बन रहे हैं, और ये डीप टेक कंपनीज के लिए, इनके लिए ना जिसे हम कहते हैं पेशेंट कैपिटल चाहिए होता बिल्कुल, जो काफी थोड़ी समय देर लगता है उनको जैसे सर ने कहा स्पेस, क्वांटम, इन टाइप की चीज़ें हैं। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी काम होता है, जो कि हम बनाते हैं, उनके लिए आप अगर विदेश की कंपनियां देखें तो वो जो उनके जो स्टार्टअप्स बड़े हुए हैं, जो भी आप कंपनी का नाम ले लीजिए, गूगल का नाम ले लीजिए, जो हम हर समय 10-15 साल की जर्नी है, उनकी जर्नीज होती है, और उनका जो उनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऑलमोस्ट आधा और कभी कभी ज़्यादा उनके देश से बाहर से आता है। हमें उससे देखना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनियां हैं वो बाहर से कितना आय कर रही है, कैसे ग्लोबल स्टार्टअप बना पाए। हाँ, हम ग्लोबल स्टार्टअप कैसे बना पाए। तो उसके लिए वो पेशेंट कैपिटल, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोचिए स्टार्टअप के लिए। एक जो अप्रेंटिसशिप का जो प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सबको वो यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग अप्रेंटिसशिप्स बना सके, और हम क्रेडिट गारंटीज दे सकें सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से, ताकि वो लोग अपना काम कर सकें कि हम स्टार्टअप पे लगाएं। और जैसे हमने पहले भी कहा,
आपने भी कहा कि टियर 2 टियर 3 से स्टार्टअप्स बहुत आ रही हैं, बट वहाँ पे पोटेंशियल और है। तो अगर हम एआई को यूज़ करके हमारा जो लैंग्वेज का इशू है कि हर जगह सब कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलना है, बट हर क्षेत्र में उस भाषा के ऊपर उसको हम शिक्षा दे सकें और उसको हम एग्जाम्पल्स के तौर के सिखा सकें, तो हम देखेंगे कि ये मशरूम हो सकता है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है अगर हम इसकी प्रावधान करें। चलते चलते प्रोफेसर साहब, एआई की बात इन्होंने की और एआई मुझे लगता है बहुत बड़ा फोकस प्रधानमंत्री का भी रहा है, और तो हम तो एआई इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहे हैं, फरवरी में ही पूरी दुनिया को बुलाने जा रहे हैं। एआई बेस्ड लर्निंग और उसको आउटकम से जोड़ना, और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं देश की विकसित भारत को लेकर के अगले 20-25 वर्षों में अमृतकाल में, कैसे हम इसको एड्रेस करें, इस नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की चुनौतियों को भी मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ हम कैसे अपने यूथ को एम्प्लॉयबल बना पाएँ उसके हिसाब से। देखिए, एआई इन एजुकेशन तो रियलिटी है टुडे, और आगे भी एआई का बहुत यूज़ हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन हम ये देखना चाहिए कि क्या हम सिर्फ एआई यूज़र्स को प्रिपेयर करेंगे, नहीं तो एआई बिल्डर्स को प्रिपेयर करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मुझको लगता है कि सभी लोग हम यूज़र्स तो बन जाएंगे, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कैसा हमारा स्टूडेंट्स को बनाएंगे एआई बिल्डर्स। ये करने के लिए हम 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। एक तो है कि हम ये डिग्री फोकस से हम कॉम्पिटेंसी के ऊपर हम फोकस रखना चाहिए। अभी डिग्री का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी अटेंड किया और कुछ मार्कशीट मिला, लेकिन कॉम्पिटेंसी इसका मतलब अलग होता है कि डिग्री इन फ्यूचर शुड एक्चुअली मीन a student coming out with a portfolio, a portfolio of a project outcome or a team work और एक कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, और इस चर्चा को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आई विश कि मेरे पास 1 घंटे होते और वो बहुत ही डीप जा करके आप दोनों लोगों से इसका बेनिफिट ले पाता। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इस प्रोग्राम को समाप्त करना पड़ेगा। जगदीश मित्रा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल जब हम प्री बजट चर्चा पर आपको मिलेंगे तो कल हम चर्चा करेंगे एमएसएमईज पर, और ख़ासतौर पर इंडस्ट्री, मतलब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए कैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कैसे अलग अलग सेक्टर्स में बजट के प्रावधान आपको आने वाले बजट में दिखाई दे सकते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।